हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 346 GA। और आज हम इस सेट का चौथा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। कोड है 346 GA, वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका छठवां प्रश्न है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, वो भी हाइगेंस के नियम के आधार पर। और हाइगेंस ने तरंग मान करके, लाइट को तरंग मान के इसको प्रूफ किया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फिगर कैसे रहेगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक रिफ्लेक्टर सरफेस है, एक परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है, कोई नाम दे देते हैं। मान लो ये है XY। इस पे ऐसे समतल तरंगाग्र आके पड़ रही है। जब तरंगाग्र का एक हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा, तब तक एक हिस्सा ऊपर ही रहेगा, ये नहीं टकराएगा। कितनी ऊपर रहेगा वो ये है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो बन जाएगा। अब जब ये वाला हिस्सा यहाँ पे टकरा गया, तब तक ये हवा में था। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये यहाँ से वापस होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जितना बड़ा है, ये जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक ये उतनी दूरी चल लेगा। तो ऐसी लाइन बना देते हैं। ये वाला यहाँ से एक लंब खींचेंगे, ये वाला। अब ये लंब क्यों खींचे, ये कंफर्म करने के लिए। देखो, जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, जब तक ये वाले तरंगाग्र का एक हिस्सा यहाँ से लेकर रिफ्लेक्टर सरफेस तक पहुँचेगा, तो चूंकि ये पहले टच हो चुका है, तो जब तक वो आगे बढ़ेगा तब तक ये इस डायरेक्शन में पहुँचेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, तब ये वाला हिस्सा यहाँ होगा। उसके बाद फिर ये दोनों साथों साथ चलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई नाम दे देते हैं, जैसे ये तरंगाग्र का नाम दे दिया यहाँ पे AB। ये यहाँ से यहाँ जाके टकरा गया, इसको नाम दे देते हैं B', इसको नाम दे देते हैं A'। कोई भी आप नाम लिख सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी। यहाँ पे एक खींचेंगे अभिलंब, मान लो ये वाला एंगल है I। यहाँ पे खींचेंगे सरफेस पे अभिलंब, और ये वाले एंगल का नाम दे दिया R। तो अब इसको लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको एग्जाम में कॉपी में आपको लैंग्वेज में ही लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं अनंत पर एक प्रकाश स्रोत है। ये मान लेते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई एक लाइट सोर्स है, वहाँ से तरंगिकाएं निकल रही हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समतल हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश स्रोत से निकलने वाली समतल तरंगाग्र, या ऐसा भी लिख सकते हो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं से समतल तरंगाग्र बनता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। समतल तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ XY पर आपतित होता है।
ये हो गया। अनंत पर कोई लाइट सोर्स स्थित है, वहां से जो निकलने वाली तरंगिकाएं, उन्होंने जो समतल तरंगाग्र बनाया वो परावर्तक तल एक्स वाई पर आके पड़ रहा है। तो तरंगाग्र का ए सिरा, देखो तरंगाग्र का ए सिरा जब परावर्तक पृष्ठ पर पहुंच जाता है तब उसका बी सिरा परावर्तक पृष्ठ से ऊपर है। तो उसको भी यहां लिख देते हैं। तरंगाग्र का ए सिरा, तरंगाग्र का ए सिरा जब परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तब बी सिरा पृष्ठ से ऊपर ही रहता है। जब ए वाला परावर्तक तल पे पहुंच गया तो बी वाला भी ऊपर ही है। तो ये मान यहाँ पे अब देखो, जब ए वाला हिस्सा परावर्तित होके ए डैश तक पहुंच गया तब बी वाला हिस्सा अभी आपतित ही हो रहा, ये बी से लेके बी डैश तक पहुंचा। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे, जब तरंगाग्र का ए सिरा परावर्तित होकर ए डैश तक पहुंचता है तब बी सिरा बी डैश तक पहुंचता है। जब ए वाला सिरा परावर्तित होकर ए डैश तक पहुंच गया तब बी वाला सिरा बी डैश तक ही पहुंचा, ये वाला बी से लेके बी डैश तक ही पहुंचा है। बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद का सारा काम हो जाएगा आसान। तो लिखेंगे इसलिए ए डैश बराबर बी बी डैश, ए से लेके ए की लंबाई बराबर होगी बी से लेके बी की लंबाई। उतनी लंबाई बराबर क्यों होगी ये भी देख लो। ऐसा नहीं कि जितने टाइम में ए से ए तक, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, मान लो लाइट की स्पीड भी है, मान लेते हैं लाइट की स्पीड भी है, ए को ए डैश तक जाने में टी टाइम लगा, तो कुल कितनी दूरी तय हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ए से ए डैश की दूरी हो जाएगी v इंटू टी। अब अगर उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगा है तो अब चूंकि स्पीड तो वही है, एक मीडियम में एक स्पीड, तो इसलिए ये वाली दूरी भी v इंटू टी ही होगी। इसलिए ए डैश बराबर है बी बी डैश। तो आपको वो सभी नहीं लिखना v इंटू टी, ये सभी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जब तरंगाग्र का ए सिरा परावर्तित होकर ए डैश तक पहुंचता है तब बी सिरा बी डैश तक पहुंचता है, इसलिए ए डैश बराबर बी बी डैश। तो यहाँ पे देखो हमने इसको आपतन कोण दिखा दिया है, उसको परावर्तन कोण, यही हमें प्रूव भी करना, तो इसलिए दोनों तरफ एक एक एंगल मान के रखे हैं। अब देखो अगर ये वाला एंगल आई है, ये जो इधर दिख रहा है, तो ये वाला एंगल भी आई ही होगा। अब कहोगे ये कैसे होगा, ये वाला एंगल आई क्यों होगा, देखो यहाँ बना दे रहे हैं इसको, एक बार समझा देते हैं तो आप समझ जाओगे। ये है अभिलंब, ये है आई, और यहाँ से यहाँ तक गया बी पर, ये वाला, ये है 90 डिग्री और यहाँ है ए। तो अगर ये वाला इस पे अभिलंब है, इसको ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये देखो, मतलब इसको ऐसे 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 करके वहाँ तक पहुँचा दिया, तो जब वहाँ पहुँच जाएगा ये, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आई है, और चूंकि ये वाली लाइन आपस में 90 है, तो ये बचेगा 90 माइनस आई। अब यहाँ से देखो ये वाली लाइन
एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो अगर 90 में से 90 माइनस आई घटाएंगे तब तो ये वाला एंगल बचेगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई। सिंपल समझने की कोशिश करो, देखो ये वाला आई है तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, क्यों होगा, क्योंकि ये और ये आपस में 90 डिग्री पर है। ऐसे नहीं समझ पाते तो आप ऐसे समझ लो, इसको मिला दो, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है। तो अब इस त्रिभुज में एक 90 एक आई तो ये 90 माइनस आई होगा। अब ये पूरी लाइन 90 डिग्री की है तो उसमें से 90 माइनस आई लेस कर देंगे तो आई बचेगा, तो ये वाला एंगल है आई। ऐसे अगर इधर आर है ये वाला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल भी क्या होगा, आर होगा। तो अब आपको मिल गए दो समकोण त्रिभुज। क्या क्या नाम है उसका, एक का नाम है ए बी बी डैश, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश तथा समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए। इसमें देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहाँ से ए बी बी डैश ये और बी ए डैश ए, इन दोनों में एक भुजा कॉमन है जिसको कह रहे हैं ए बी डैश नाम दिया है, तो लिखेंगे ए बी डैश बराबर ए बी डैश। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। और क्या है, दोनों में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, देखो इसका ये एंगल उसका ये एंगल दोनों 90 डिग्री, तो लिखेंगे कोण ए बी बी डैश बराबर कोण बी डैश ए बराबर 90 डिग्री। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो गया, ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। साथ में ये पहले से लिखो ए डैश बराबर बी बी डैश, तो इस त्रिभुज में से ये वाले त्रिभुज का जो आपने पहले नाम दिया ए बी बी डैश का बी बी डैश, ये बराबर है ए डैश के। इस त्रिभुज का ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाले में ए डैश और यहाँ से लेके यहाँ तक वाले में बी बी डैश, दोनों आपस में बराबर है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड एक एंगल बराबर हो तो त्रिभुज होता है सर्वांगसम, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी बी डैश सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, बराबर होगा बी डैश ए। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सारे संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें देखो कोण का नाम क्या है, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश। इसमें कोण का नाम क्या है, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस पूरे की वैल्यू क्या, बी ए बी डैश की वैल्यू है आई और ए डैश बी डैश ए की वैल्यू है आर, और यही आपको प्रूव करना था। मतलब आपतन कोण बराबर हो गया परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही चीज प्रूव करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दिखाना था कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कैसे होगी या I बराबर R को कैसे प्रूव करना है। तो आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शनल क्वेश्चन, इसमें दो प्रश्न आते हैं जिसमें से कोई एक करना रहता है। इससे पहले वाला था हाइगेंस का और ये है इसमें विवर्तन का क्वेश्चन है। प्रश्न है, एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब आपको फार्मूला डेराइव करना है, मतलब फार्मूला प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे और उसके बाद डेरिवेशन आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले
चाहिए आपको समतल तरंगाग्र। वो कहाँ से मिलेगा? चाहे व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, सब में एक ही काम होता है, समतल तरंगाग्र चाहिए। ये कैसे मिलेगा? अगर आपको एक उत्तल लेंस मिल जाए, या तो आप प्रकाश स्रोत को अनंत पर रख दो तब भी आपको मिल सकता है, या फिर आप कोई उत्तल लेंस ले लो और उत्तल लेंस के फोकस तल पे लाइट सोर्स रख दो। जैसे मान लो ये इसका फोकस तल है ये पूरा, तो कहीं पे भी आप लाइट सोर्स रख दोगे तो निकलने वाली किरणें क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। आपको मालूम है फोकस पर स्थित बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस द्वारा जब अपवर्तित होती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो आपको एक चाहिए उत्तल लेंस, आपको नहीं मिलता है तो आप लाइट सोर्स को इन्फिनिटी पर रख के एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो यहाँ से जो लाइट की किरणें निकली, इनके मार्ग में आपको क्या रखना है? कोई नॉन ट्रांसपेरेंट शीट रखनी है और उसमें छोटा सा छिद्र कर देना। ये थोड़ा बड़ा भले दिख रहा है तो फिगर में है। इस छिद्र की साइज प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के कोटि की होती है, लगभग इतना छोटा छिद्र होता है ये वाला। तो यहाँ से जब लाइट चलेगा तो देखना आपको विवर्तन प्रूफ करना। तो विवर्तन की खासियत क्या होती है? विवर्तन किसे कहते हैं? जब कभी भी प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराती है या किसी छिद्र से होके निकलती है तो किनारों की ओर मुड़ जाती है, दूर नहीं मुड़ती। जैसे ये इस तरफ नहीं मुड़ सकता, वैसे मुड़ने को तो चारों तरफ फैलेगा क्योंकि तरंगिका है, तो किनारों की ओर मुड़ने को, इस तरफ बैंड होने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। कभी कभी परिभाषा भी पूछा जाता है कि विवर्तन किसे कहते हैं। तो विवर्तन की परिभाषा है जब प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराती है तो टकराने के बाद वो उसके सिरों के ओर मुड़ जाती है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है? अगर मान लो किसी छिद्र से होके विवर्तन हो रहा है तो इसकी जो साइज है, आकार जो है, वो प्रकाश के वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्क्रीन ले लिए, बीच में एक छिद्र कर दिए, प्रूफ करना है आपको। अब यहाँ पे एक और स्क्रीन ले लिए जहाँ पे आपको विवर्तन देखना है। ये हो गया पर्दा, स्क्रीन। यहाँ से इसकी कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला डिस्टेंस है d। ये वाली लाइट मान लो सीधी जा रही, चूंकि फैलेगी तो चारों तरफ। ये वाला मान लो कोई पॉइंट है O। तो अब इन किरणों को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो उसके लिए रास्ते में एक और उत्तल लेंस लगाते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है उत्तल लेंस का? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना। एक और लेंस लगा देते हैं, यहाँ नाम नीचे लिख देते हैं। मान लो ये है L1 और ये है L2। यहाँ से लाइट आगे बढ़ी ऐसे, ये वाली, और मान लो ये इसके फोकस पर जाके मिल गई, फोकस तल भी कह सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इन दोनों के बीच में जितना मार्ग इसने तय किया है उतना ही मार्ग नीचे वाले ने भी तय किया है। ऐसी अगर ये वाली लाइन इस झिर्री के ठीक बीच में है, तो अगर ये लाइन ऊपर नीचे होगी तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों ने बराबर दूरी तय किया। तो अगर मान लो ये पॉइंट A मान लेते हैं छिद्र का, ये पॉइंट B और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मान लो C। तो अगर AC बराबर CB है तो A से लेके O तक का मार्ग बराबर होगा B से लेकर के O तक का मार्ग। तो ऐसी दशा में यहाँ पे तीव्रता उत्पन्न होगा, आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो तीव्रता बनेगा उसको कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट ये बनेगा यहाँ सेंटर पर। अब देखते हैं इसमें मिनिमा कहाँ बनेगा। तो कहीं पे मान लो रैंडम एक लाइन, चूंकि ये क्या होता है किनारों की ओर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो मान लो एक लाइट यहाँ से मुड़ गई, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल पर मुड़ी,
और एक यहाँ से मुड़ा, क्योंकि इसके बीच में असंख्य किरणें होंगी, डेरिवेशन के लिए केवल 2 किरणों का सहारा ले रहे हैं। अब ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं। देखो रे ऑप्टिक्स का एक नियम होता है कि अगर 2 किरणें खुद के समांतर हों, वो मुख्य अक्ष के समांतर ना हो लेकिन खुद के समांतर हों, तो जब वो किसी उत्तल लेंस से टकराती हैं तो उसके फोकस प्लेन पर मिलती हैं, फोकस बिंदु पर नहीं मिलती। फोकस बिंदु से जाने वाले प्लेन को बोलते हैं फोकस प्लेन। तो अगर किरणें खुद के समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो हमेशा फोकस प्लेन पर जाके मिलती हैं। तो चूंकि हमने इसको फोकस बिंदु मान लिया है या इसको फोकस तल मान लिया, तो ये मिलेंगी तो इसी पे पक्का है। मान लो ये है, इसको कोई नाम दे देते हैं ABCD XYZ। मान लो हमने इसको P नाम दिया, ये वाला, ये इसकी कोई चौड़ाई है, आप इसको E मान सकते हो, ये मान सकते हो। कुछ किताब में ये E नाम से लिखा है, कुछ किताब में ये स्मॉल a लेटर से लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे इनके मार्गों में तो डिफरेंस हो गया। यहाँ जब ये वाले रूट इस रूट से गए थे तो इनके मार्गों के बीच में कोई गैपिंग नहीं थी, बराबर दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया था। लेकिन जब ये वाले से गए हैं तो ये पे देखो नीचे वाले ने ज़्यादा दूरी तय कर ली, ऊपर वाले ने कम दूरी तय की। तो कितना ज़्यादा दूरी तय हुआ वो पता करने के लिए यहाँ से एक लंब खींचते हैं, ये वाला। अब अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। आप इसको रेखागणित के हिसाब से समझ सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो। कैसे देखो, ये वाला पूरा 90 ही, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, इसको 90 बना दिए तो ये बच गया थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो वो थीटा ही बचेगा। कोई नाम दे देते हैं इसको, जैसे मान लो ये के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विवर्तन की परिभाषा लिख देते हैं, एक एक चीज आपको सिखा देंगे इसमें। विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के किरण किसी तीक्ष्ण अवरोध से टकराती है या किसी छिद्र से होकर गुजरती है, या किसी छिद्र से होकर गुजरती है, तो किनारों की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश किरणों के इस गुण को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप आगे थोड़ा सा और लिख सकते हो कि छिद्र का आकार या अवरोध के सिरे की मोटाई प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के कोटि की होनी चाहिए। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक पतली एकल झिर्री, डबल स्लिट अगर होता तो एंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें व्यतिकरण की घटना होती, इंटरफेरेंस की। इसमें विवर्तन, आपको पता ही होगा व्यतिकरण और विवर्तन में क्या डिफरेंस है। माना एक पतली एकल झिर्री, माना एक पतली एकल झिर्री, नाम है AB।
ए बी है, जिसकी चौड़ाई ए मान लेते हैं, आप ई भी लिख सकते हो, कुछ किताब में ई है, कुछ किताब में ए है, ये हुआ, ऐसा मान लेते हैं। माना एक पतली एकल झिर्री ए बी है जिसकी चौड़ाई ए है, लिखेंगे झिर्री से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा है जिस पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक पर्दा है जिसके ऊपर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। ये भी मान सकते हो आप कि विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए झिर्री और पर्दे के बीच में एक उत्तल लेंस प्रयोग किया गया, तो उसको भी लिख देते। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए एक उत्तल लेंस L2 प्रयुक्त किया गया है, जो झिर्री के बिल्कुल निकट है। मतलब जो दूसरा लेंस रखा जाता है वो जो झिर्री होती है बिल्कुल लगभग उससे सटा के रखा जाता है, जिसकी फोकस दूरी F है, इसलिए F बराबर D या F लगभग बराबर होगा D के। क्योंकि इसको इससे एकदम सटा के रख देते हैं इसलिए स्मॉल f और स्मॉल d बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें चूँकि डेरिवेशन करना है और उतना ही करना है जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं कि हमें पूरा विवर्तन को एकदम से लिखना है, पूरा नहीं करना है। यहाँ पे जो दिया है केवल उस पर ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया f लगभग d के बराबर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे विवर्तन के लिए, विवर्तन के लिए, विवर्तन के लिए देखो विवर्तन कब होगा, जब ये वाला देखो ये जो पथांतर है यहाँ पे ध्यान दो, पथ के बीच का अंतर यहाँ से लेके P तक गया, यहाँ से लेके ऐसे होते हुए इधर से P, तो ये उसके मार्ग के बीच का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को निकाल देते हैं, लिखेंगे कितना आएगा पथांतर, पथांतर है B के, ये वाला, ये कितना होगा चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, साइन थीटा लगा दोगे लंब बटे कर्ण करके, यहाँ से बिल्कुल निकल जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये लंब है, B के बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप लगा सकते हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 90 के सामने कर्ण होता है तो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। साइन थीटा बराबर B के अपान आएगा AB, B के कोई भी मान लो, जैसे मान लेते हैं कि B के है डेल्टा x, ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा, और क्या माने हैं AB जिसकी चौड़ाई A है, तो डेल्टा x बराबर होगा A साइन थीटा। एक F लगभग बराबर D के है, एक डेल्टा x बराबर A साइन थीटा। तो यहाँ से आपको पथांतर मिल गया डेल्टा x इक्वल A साइन थीटा। तो अब हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, उसको निकालना सिखाते हैं हम। तो लिखेंगे मिनिमा के लिए, या निम्निष्ठ भी लिख सकते हो, निम्निष्ठ के लिए जो पथांतर होता है केवल उतना याद रखो कितना होता है, प्लस माइनस यम इंटू लैम्डा।
जहाँ यम की वैल्यू होती है, यहाँ लिख देते हैं, यम की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जब भी निम्निष्ठ बनेगा विवर्तन में तो उसके लिए पथांतर होता है प्लस माइनस एम लैम्डा। तो यहाँ पे फार्मूले में रखोगे तो आएगा प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर आएगा ए साइन थीटा। ये हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर ए साइन थीटा, या यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा, या सिर्फ आप एम लैम्डा भी लिख सकते हो बटे ए। प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर की ओर भी होगा नीचे की ओर। जैसे ये यहाँ से थीटा एंगल ऊपर उठा, ऐसे थीटा एंगल नीचे होके नीचे भी बना सकता है। तो ऊपर भी मिनिमा बनेगा, नीचे भी मिनिमा बनेगा, या ऊपर भी निम्निष्ठ होगा, नीचे भी निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठ के लिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, प्लस माइनस एम लैम्डा बाई ए या एम लैम्डा बाई ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाला। तो प्रथम निम्निष्ठ कहाँ होगा, प्रथम निम्निष्ठ के लिए पहला निम्निष्ठ कहाँ होगा, जहाँ यम बराबर होगा प्लस माइनस 1। तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर होगा लैम्डा अपान ए। जब यम का मान प्लस होगा तो ऊपर की तरफ रहेगा, यम का मान माइनस होगा तो नीचे की ओर। तो इसमें कहा था केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, मतलब ये केंद्रीय उच्चिष्ट कितनी दूर तक फैला है, तो दो मिनिमाओं के बीच की जो गैपिंग होगी वहां तक तो उजाला फैला होगा, क्योंकि यहाँ तो बन गया प्रथम निम्निष्ठ। तो इन दोनों के बीच में एक जो नीचे बनेगा, एक जो ऊपर बनेगा, तो उन दोनों के बीच की जो गैपिंग होगी वो होगा केंद्रीय उच्चिष्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बराबर होगा 2 लैम्डा अपान ए, यानी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बराबर आएगा 2 लैम्डा अपान ए। ये हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अब चूंकि इसमें साइन कास टेन सब यूज हुआ है तो इसको हमें हटाना है, इसको हटा के देखते हैं कि क्या आएगा, ये वाला। तो अब हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी, मतलब यहाँ इसके बीच की दूरी निकालनी है। एक तो ये फार्मूला खुद होगा 2 लैम्डा बाई ए, ये भी हो सकता है। अगर मान लो आपको डी के पदों में प्रूफ करना है तब भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो पहले आप इतना लगा लो, फिर हम आगे आपको सिखाते हैं, क्योंकि हम इसे मिटाने वाले हैं। क्या मिल गया हमें, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये कितना आया, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई चाहे तो आप उसे 2 साइन थीटा लिखो या 2 लैम्डा अपान ए लिखो। अब इसे डी और एफ के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं एफ लगभग डी के बराबर था। यहीं पे छोड़ देते हो कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 लैम्डा बाई ए होती है। यहाँ भी आपका जवाब सही है, लेकिन अगर आपको डी और एफ में कन्वर्ट करना है इसी फार्मूले को, तो फिर क्या होगा उसको आगे देखिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना थीटा कोण बहुत छोटा है, थीटा कोण बहुत छोटा है, लिखेंगे तब tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बराबर थीटा। ये तीनों चीज आपस में बराबर होते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप लगभग बराबर लिख सकते हो। ये आपने किरण प्रकाशिकी में भी पढ़ा है। जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो तो tan थीटा लगभग बराबर होता है साइन थीटा के, और लगभग बराबर होता है थीटा के। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि कोणीय चौड़ाई क्या है उसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई वो है 2 साइन थीटा। तो आप इसको 2 tan थीटा भी लिख सकते हो। लिखेंगे इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर क्या होगा 2 tan थीटा। ये भी लिखा जा सकता है। अब tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो लंब बटे आधार।
तो ये होगा 2 लंब है इसका OP, कोई इसको लेंथ मान लो, जैसे मान लो ये लेंथ y, तो उतना ही लेंथ ऊपर और उतना ही लेंथ नीचे, ये दोनों मिला के रहेगा। तो ये हो जाएगा मान लो 2y, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ OC है, OC की लेंथ क्या है, वो है d। तो ये भी होगा 2y/d भी होगा इसका फार्मूला, और 2 λ/a भी होगा। और चूंकि d लगभग f के बराबर है, चूंकि d लगभग बराबर है f के, तो ये भी बन जाएगा 2y/f। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या फार्मूला बनेगा। यहाँ पे फार्मूला आएगा 2 λ/a, ये भी फार्मूला हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का। 2y/d ये भी फार्मूला हो जाएगा, और 2y/f। ये इतना है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का। अगर मान लो ये पूछा जाए केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, यानी आपसे पूछा जाएगा 2y का मान, तो जब आपसे 2y का मान पूछा जाएगा तो d का इस साइड गुणा हो जाएगा। अगर मान लो आपको निकालना है केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, तब आप क्या लिखोगे, वो तो इसमें नहीं कहा था लेकिन आ जाए तो, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई यानी 2y, ये बराबर होगा 2 λd/a या फिर 2 λf/a। ये जो दोनों फार्मूला है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का, ये ऊपर है कोणीय चौड़ाई और ये है केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। तो प्रश्न में था एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की विवेचना, उसके लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केवल यही निकालना था आपको। आप अगर इसको भी लिख के छोड़ देते हो तब भी सही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आप लिख दे रहे हो 2y/f, तो ये भी सही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2y/d, ये भी सही है। और अगर आपको रेखीय चौड़ाई निकालना है तो 2 λd/a हो सकता है, 2 λf/a हो सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शनल पार्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शनल, किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण a है तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी एक प्रश्न था 7वें में फोटो डायोड के बारे में, तो अगर आपको उस प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसका PDF दे देंगे। तो इस प्रश्न को हल कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसका सलूशन। प्रश्न में है प्रिज्म का अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग प्रिज्म कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रिज्म कोण, वो है बराबर a, अपवर्तनांक ये दिया है cot a/2, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, तो n की वैल्यू हो गई cot a/2। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है sin a प्लस डेल्टा m/2 अपान sin a/2, ये पूरी वैल्यू हो गई cot a/2, जहाँ पे डेल्टा m को कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो यहाँ से आगे अगर पढ़ें तो मिलेगा sin a प्लस डेल्टा m/2 पान sin a/2 इक्वल, ये हो जाएगा cos a/2 और नीचे आएगा sin a/2। तो नीचे वाले से नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, sin a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल आएगा cos a/2। चाहे तो cos को sin में कन्वर्ट कर दो या फिर sin को cos में। जैसे cos को अगर sin में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस a/2। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है।
अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो मिलेगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। दोनों तरफ से 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, a प्लस डेल्टा m इक्वल बचेगा पाई माइनस a। ये वाला a दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस a, या लिख सकते हैं डेल्टा m इक्वल पाई माइनस 2a। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पाई की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 2। तो ये है इस प्रश्न का सलूशन कि प्रिज्म का अगर अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण a है, अपवर्तनांक काट a/2 है, तो जो मिनिमम डेविएशन एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 2a। कैसे लगाया गया है ये आपके सामने है, अब आप इसे लिख सकते हैं। था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया है। आगे आने वाले पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको आज के सेशन की कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।